अभी हम करने लगे हैं ADHD के सिम्टम्स। इसके काफ़ी सारे सिम्टम्स हमने जब इसको डिफाइन किया था तब भी हमने इसको कर लिया था। तो अभी मैं इसमें थोड़ा सा रिव्यू कर दूंगी कि सिम्टम्स इसके मेनली क्या हैं। अब ये जो सिम्टम्स हैं ये हमने क्या देखा था कि ADHD को डिफाइन करते समय हमने कहा था कि ADHD में 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। वो क्या है? वो है इनअटेंशन, हाइपर एक्टिविटी और इम्पल्सिविटी। और हमने ये भी देखा था कि डिफरेंट टाइप जब हमने पढ़ा था ADHD का कि कुछ इंडिविजुअल ऐसे हो सकते हैं जिनमें सिर्फ इनअटेंशन का सिम्टम नजर आए और कुछ में इनअटेंशन और हाइपर एक्टिविटी और इम्पल्सिविटी तीनों के सिम्टम नजर आते हैं। और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें सिर्फ हाइपर एक्टिविटी और इम्पल्सिविटी के सिम्टम नजर आते हैं। तो उसके बेसिस पे हम इनको 3 अलग अलग टाइप्स में डिफाइन कर सकते हैं, यानी इनअटेंशन टाइप, हाइपर एक्टिविटी टाइप एंड कंबाइंड टाइप। और हमने ये भी पढ़ा था कि इसके जो सिम्टम्स हैं वो लड़कियों में अलग और लड़कों में अलग तरह से नज़र आते हैं। फिर हमने ये भी पढ़ा था कि इसके जो सिम्टम्स हैं वो चाइल्डहुड में शुरू हो जाते हैं और अडल्टहुड तक जाते हैं। अब बच्चा जब बड़ा होता है तो उसका इन्वायरमेंट बदलता है। बचपन में इन्वायरमेंट अलग होगा, उसको जो डेली लाइफ के काम करने की दिक्कतें भी अलग होंगी। जब वो बड़ा हो जाता है तो उसको अलग तरह से दिक्कतें आती हैं। और क्योंकि इन बच्चों का IQ एवरेज या अबव एवरेज हो सकता है, तो क्योंकि बचपन से ये इन सिम्टम्स को देखते हुए आ रहे हैं, इनको बचपन से कुछ काम करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो कई बार क्या होता है कि ये लोग अपने कुछ सिम्टम्स को मास्क करना या उनके साथ डील करना सीख जाते हैं। तो कई बार कुछ सिम्टम्स में चाइल्डहुड में नज़र आते हैं लेकिन अडल्टहुड में मास्क हो जाते हैं, नज़र नहीं आते, लेकिन असल में वो समस्याएं इनके डेली लाइफ में बनी रहती हैं। हो सकता है ये उनको मैनेज करना सीख जाए। तब ये जो सिम्टम है इनअटेंशन की अगर हम बात करें तो इनअटेंशन को यूजुअली हम कैसे जांचते हैं? हम इसको जांचते हैं रिकॉल ऑफ इंफॉर्मेशन से। जैसे कोई बात हम अभी अभी सुनते हैं और उसको जांचते हैं, क्या कह के जांचते हैं हम कि आपको मैंने अभी क्या कहा। तो अगर आप मुझे बता देंगे मैंने अभी अभी क्या बात करी या मैंने किस बारे में बात करी, तो मुझे लगेगा आपने मेरी बात को ध्यान से सुना। लेकिन अगर इन लोगों के साथ आप ऐसा प्रश्न पूछेंगे तो आप देखेंगे कि ये तुरंत सुनी हुई जानकारी को वापस दोहरा नहीं पाते, यानी इंफॉर्मेशन को रिकॉल नहीं कर पाते। अब ये जो रिकॉल ऑफ इंफॉर्मेशन का फंक्शन है ये बेसिकली हमारी मेमोरी से जुड़ा हुआ है। और मेमोरी हम 2 तरह से डिफाइन करते हैं, शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी मतलब जो हम अपने इन्वायरमेंट में होने वाली चीज़ों को देखते हैं उसको कुछ समय के लिए हम अपने दिमाग में इंफॉर्मेशन के रूप में स्टोर कर सकते हैं, लेकिन ये इंफॉर्मेशन कुछ ही चीज़ों के बारे में होती है, यानी आइटम्स कम होते हैं और इनको याद भी हम थोड़ी देर के लिए कर पाते हैं। जैसे हम चलते समय कोई बोर्ड पढ़ते हैं या उसके ऊपर दुकान का नाम पढ़ते हैं या किसी चीज़ का प्राइस पूछते हैं या कई बार हम डायरेक्शन पूछते हैं, तो ये जो जानकारियां हैं ये हमारे दिमाग में थोड़े समय के लिए स्टोर होती हैं। कुछ देर बाद पूछेंगे तो भूल जाते हैं कि दुकानदार ने क्या प्राइस बताया था, या हम भूल जाते हैं कि अभी हमने कौन सा बोर्ड पढ़ा था। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है ये हमारे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का फंक्शन है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के बारे में हमने पढ़ा है कि ADHD में प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की एक्टिविटी कम होती है। अब क्योंकि ब्रेन के उस हिस्से की एक्टिविटी कम है जो कि शॉर्ट टर्म मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए ADHD में शॉर्ट टर्म मेमोरी का प्रॉब्लम रहता है। लॉन्ग टर्म मेमोरी में प्रॉब्लम नहीं आता। लॉन्ग टर्म मेमोरी मतलब
जो चीज़ें हम लंबे समय तक अपने दिमाग में याददाश्त के रूप में स्टोर करते हैं। तो ये जो जानकारी होती है बहुत सारी होती है, आपकी प्रीवियस लाइफ की में आपने जितनी भी चीज़ें देखी होंगी उसके बारे में काफ़ी कुछ जानकारी आपके दिमाग में स्टोर होता है। तो लॉन्ग टर्म मेमोरी में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन शॉर्ट टर्म मेमोरी जिसका फंक्शन है रिकॉल ऑफ इंफॉर्मेशन, ये बहुत फॉल्टी होता है। और एक और तरीका है अटेंशन को जांचने का कि हम कोई भी जानकारी देते हैं तो उसकी ये डिटेल्स पे ध्यान नहीं देते, यानी दे आर नॉट डिटेल्स ओरिएंटेड। कोई नंबर पढ़ते हैं तो उसमें नंबर में 1 और 7 का मिस्टेक हम लोग भी कर जाते हैं, नॉर्मली भी कर जाते हैं, लेकिन इनके साथ ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। आमतौर पे ये डिटेल में करने वाले काम को अवॉइड करेंगे, धीरे धीरे बचपन से बड़े होते हैं तो सीख जाते हैं, कहेंगे हमको डिटेल वाले काम ही पसंद नहीं, क्लैरिकल वर्क दे विल नॉट लाइक, राइट। और एग्जीक्यूटिव फंक्शन में इनको वैसे ही प्रॉब्लम होता है। सिमिलरली अगर आप कोई इंफॉर्मेशन की आप इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं तो ये इंस्ट्रक्शंस भी फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि इंस्ट्रक्शंस में भी अगर स्टेप वाइज आपने कुछ चीज़ें बताई हैं, ये उन स्टेप्स को मेमोराइज नहीं कर पाते क्योंकि शॉर्ट टर्म मेमोरी इनका फॉल्टी है। तो ये तीनों ही जो फंक्शन है बेसिकली प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स के फंक्शन है, जो इनका जिसकी एक्टिविटी इनमें कम होती है, इसलिए इनमें इनअटेंशन के सिम्टम्स नज़र आते हैं। कॉमन लाइफ में अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये लोग अक्सर अपनी चीज़ों को भूल जाते हैं, दे आर फॉरगेटफुल। जैसे कमरे में घुसे सोच के उठते हैं कि उस कमरे में जाके मैं ये चीज़ ले आऊँगा, लेकिन जैसे ही उठ के दूसरे कमरे में पहुँचते हैं भूल जाते हैं मैं इस कमरे में क्यों आया था। या घर से निकल रहे हैं, बाहर जाके याद आता है कि चाबी तो अंदर ही छोड़ आए कार की, या कार की चाबी लेके जाते हैं तो याद आता है कि हैंकी भी अंदर ही छूट गया, वैलेट भी अंदर ही छूट गया। किसी दूसरे के घर में जाएंगे तो वहाँ पर अपना सामान भूल आएंगे। तो इनमें ये फॉरगेटफुलनेस के सिम्टम्स भी बेसिकली इनअटेंशन के कारण डेवलप होते हैं। इसकी वजह से ये डिस्ट्रैक्ट भी बहुत होते हैं। हमने पढ़ा था कि कई लोग जो ADHD के हैं वो बहुत सेंसिटिव होते हैं अपने इन्वायरमेंट के लिए, और ओवर स्टिमुलस रिसीव करने की वजह से या बहुत ज़्यादा, क्योंकि इनका सेंसरी इंफॉर्मेशन बहुत सारा इनको ये रिसीव करते हैं या बहुत सेंसिटिव होते हैं उसके लिए, तो उसकी वजह से भी दे आर वेरी डिस्ट्रैक्टफुल। और अगर आप फॉरगेटफुल भी हैं और बहुत सारा इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो रहा है तो बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो यू मे गेट डिस्ट्रैक्टेड। आप इनसे ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोई स्टूडेंट आपको कहे कि मैं अपना पेपर नहीं कर पा रहा क्योंकि मुझे पीछे वाले बच्चे के सांस की आवाज़ मेरे को सुनाई दे रही है। या आप रेस्टोरेंट में आप देख सकते हैं कि ये लोग डिस्टर्ब होते हैं, दूसरे के खाना खाने की जो मुंह की आवाज़ आती है उससे भी इनको डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है। अब नेचुरली ऐसी चीज़ों से डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा तो दे विल गेट इरिटेटेड वेरी फास्ट, गुस्सा बहुत आता है, इरिटेट बहुत जल्दी हो जाते हैं, दूसरे की बात को बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो इसके कारण भी कई सारे सिम्टम्स आपको नज़र आ सकते हैं। सिमिलरली फॉरगेटफुल है, डिटेल याद नहीं कर पाते, इंस्ट्रक्शन याद नहीं रहती, इसलिए इनका वर्क भी थोड़ा डिसऑर्गेनाइज्ड है। इनमें प्लानिंग एक्टिविटीज़, प्लानिंग की कैपेसिटी कम होती है, प्रायोरिटाइजेशन नहीं कर पाते, और इनका जो आसपास का इन्वायरमेंट है दैट इज ऑल्सो डिसऑर्गन, ये कैटेगराइज नहीं कर पाते, चीज़ों को समेट नहीं पाते। सो बिकॉज ऑफ दैट इनका सब सामान और कबर्ड और इनका डेस्क सब कुछ फैला फैला सा आपको नज़र आता है। अनदर इज दैट दे मे लुक ड्रीमी। ड्रीमी इसलिए क्योंकि ये अगर किसी चीज़ में इनको इंटरेस्ट है तो उसके बारे में बहुत डिटेल में सोच सकते हैं। सो बिकॉज ऑफ दैट समटाइम्स इट सीम्स दैट दे आर लॉस्ट इन देयर थॉट। So because of that to some they may look dreamy and time के साथ इनका inattention का क्या symptom जुड़ा हुआ है, that they may procrastinate
एनी वर्क। प्रोक्रास्टिनेशन मतलब कि या तो उस काम को तुरंत कर लेंगे, प्लान नहीं कर पाते अपने वर्क को। तो अगर किसी ने कह दिया कि ये प्रोजेक्ट आपने 3 मंथ में कंप्लीट करना है, तो 3 मंथ में करने के लिए कुछ प्लानिंग चाहिए, कुछ प्रायोरिटाइजेशन चाहिए, कुछ ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, कुछ डिटेल्स को याद रखने की काबिलियत चाहिए। तो उसकी वजह से या तो ये 3 मंथ के प्रोजेक्ट को अभी शुरू कर लेंगे, उसी समय कोशिश करेंगे कि अभी कर ले और तुरंत करके सबमिट कर दें। और अगर इन्होंने उसको डिले कर दिया यानी प्रोक्रास्टिनेट कर दिया, प्रोक्रास्टिनेशन इज डिले, अगर डिले कर दिया तो फॉरगेटफुल हैं, भूल जाएंगे कि इन्होंने किसी के साथ किसी समय की कमिटमेंट करी थी। सो बिकॉज ऑफ दैट इनके लिए जो टाइम है उसका मैनेजमेंट इज वेरी डिफिकल्ट। या तो अभी कर लेंगे, अगर टाल दिया तो समझो टल गया। अब इनको फॉरगेटफुल होने की वजह से याद नहीं आएगा, दूसरी चीज़ों में ये डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, अपना काम वैसे ही ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते। और प्रोक्रास्टिनेशन अगर इसके साथ मिल गया तो ये सब सिम्टम मिलके जो कि इनअटेंशन से संबंधित है, ये इनके काम को डिले कर देते हैं। आम तौर पे इन लोगों में आप सिम्टम देखेंगे कि ये अपने टाइम के बारे में कमिटमेंट्स को पूरा नहीं कर पाते। कहेंगे मैं अभी 5 मिनट में आया, मगर भूल जाते हैं कि 5 मिनट कितनी देर में हो जाएंगे। कहेंगे मैं अभी आपको फ़ोन करता हूँ, आप बैठे हुए हैं फ़ोन के पास कि अभी किसी ने आपको फ़ोन करना है, और करने वाला प्रोक्रास्टिनेशन पे काम को डाल के फॉरगेटफुल हो गया है, भूल गया है कि उसने आपको फ़ोन करना था। तो ऐसी इनअटेंशन के कारण इनकी कई सारी समस्याएं या कई सारी प्रॉब्लम्स पैदा होती हैं। अब जब हम लड़कियों की बात करते हैं तो लड़कियों में हम क्या देखते हैं कि ये जो सिम्टम्स हैं ये काफ़ी हद तक नज़र आते हैं। गर्ल्स में इनअटेंशन के सिम्टम्स ज़्यादा नज़र आते हैं एज कंपेयर टू हाइपर एक्टिविटी एंड इम्पल्सिविटी। और इस वजह से आप देखेंगे कि गर्ल्स में ये जो सिम्टम है ये उनको किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, इन विड्रॉल में। यानी आप कहें ड्रीमी है इसलिए वो असल दुनिया से विड्रॉ कर जाती हैं, उसमें ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं करती। किसी को पता हो कि मेरे को डिटेल याद नहीं रहती, मेरे को इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं कर पाते, मैं भूल जाता हूँ, तो इसलिए एंग्जाइटी इसके साथ सिम्टम के रूप में डेवलप होगा। आपके प्रोजेक्ट पीछे रह जाते हैं, आप यूजली लोगों में ड्रीमी और डिसऑर्गेनाइज्ड माने जाते हैं, तो इससे आपको डिप्रेशन के सिम्टम्स हो सकते हैं। तो गर्ल्स में आप देखते हैं कि ये जो इनअटेंशन के सिम्टम हैं ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। और इसकी वजह से एक और हम सिम्टम देखेंगे कि ये जो गर्ल्स में सिम्टम नज़र आता है ओवर टॉकेटिवनेस का, या दे आर वेरी टॉकेटिव, राइट। तो जो टॉकेटिवनेस का सिम्टम है दैट इज ऑल्सो लिंक्ड टू इनअटेंशन टाइप ऑफ ADHD। जबकि हम टॉकेटिव को इम्पल्सिव में भी पढ़ेंगे, हाइपर एक्टिविटी में भी पढ़ेंगे क्योंकि उसके साथ भी रिलेटेड है, लेकिन लड़कियों में ये सिम्टम आपको नजर आएंगे। बहुत बात करती हैं लड़कियां और इनकी वजह से कई बार दे कैन बिकम अग्रेसिव ऑल्सो। तो ये हैं जो गर्ल्स के सिम्टम हैं। गर्ल्स और बॉयज में सिम्टम में क्या चेंज आएगा कि उस गर्ल्स में इनअटेंटिवनेस के सिम्टम ज़्यादा होते हैं और ये सिम्टम कई बार इन फॉर्म में नज़र आता है। बॉयज में इनअटेंशन, हाइपर एक्टिविटी, इम्पल्सिविटी सभी तरह के सिम्टम आपको देखने में मिल सकते हैं। अब बात करेंगे हम हाइपर एक्टिविटी के सिम्टम्स की। हाइपर एक्टिविटी मतलब ओवर एक्टिव होना। तो ये जो हाइपर एक्टिविटी है या इम्पल्सिविटी है ये तीनों लेवल पे हो सकती है। ये वर्बल लेवल पे भी हो सकती है और ये थॉट लेवल पे भी हो सकती है और फिजिकल लेवल पे भी हो सकती है।
तो अगर कोई फिजिकल लेवल पे हाइपर एक्टिव है तो आप देखेंगे वो दौड़ता भागता बहुत है, जैसे बच्चों में हम देखते हैं कूदते फांदते बहुत हैं, फर्नीचर के ऊपर चढ़ जाते हैं, और वैसे ही उनका जो फिजिकल एक्टिविटी है बहुत फास्ट होता है। लेकिन जब बचपन से बड़े में जाते हैं तो बड़े तो ऐसे कूदते फांदते नहीं है। यू विल नेवर सी कि कोई सही IQ वाला जो इंडिविजुअल है वो इस तरह से दौड़े भागे। तो वहाँ पर बचपन और अडल्ट में क्या चेंज आ जाता है कि फिजिकल लेवल पे बच्चे जो हैं वो ओवर एक्टिव हो जाते हैं, यानी दे में क्लाइंब और जंप, और बड़े हो जाएंगे तो ये कन्वर्ट हो जाता है फिजिटिंग में। अब ये जो सिम्टम है ये आपको अडल्टहुड में भी नज़र आएगा कि ये लोग अपने आप को स्टिल नहीं रख पाते, दे कीप ऑन फिजिटिंग, और चीज़ों को छेड़ते रहते हैं, अपने पैरों को ठकठकाते रहते हैं, उंगलियां चटकाते रहते हैं, पेन के टिक्कर को बार बार दबाते हैं। पेन होता है ना जिसमें रिफिल आगे पीछे जाता है पीछे से पुश करने पे, तो ऐसे पेन के साथ खेलते रहेंगे या हाथों के साथ टक 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 की आवाज़ करते रहेंगे, तो इस तरह से ये फिजिटिंग में कन्वर्ट हो जाता है। आजकल आप देखेंगे फिजिटिंग के टॉयज भी आते हैं, तो ये भी हमारे लिए एक इंडिकेटर है कि कितने लोग हैं जो ADHD के सिम्टम्स में आते हैं और उनको इस फिजिटिंग से उनको अपने माइंड को कंसंट्रेट करने में फ़ायदा होता है, क्योंकि उससे वो अपनी हाइपर एक्टिविटी को चैनलाइज कर लेते हैं फिजिटिंग में। तो फिजिकल एक्टिविटी का ये जो सिम्टम है ये आपको अडल्टहुड में भी नज़र आता है। और अगर हम ADHD में हाइपर एक्टिविटी वर्बल लेवल पे देखें तो एक तो अभी मैंने लिखा था ओवर टॉकटिवनेस, यानी ज़्यादा बहुत ज़्यादा बोलना या बहुत ज़्यादा स्पीड से बोलना। तो आमतौर पे हम ये देखते हैं कि हाइपर एक्टिविटी में जो ADHD है वो शो होता है ज़्यादा स्पीड से बोलने में, ऊंचा नहीं, फ्लो वर्ड्स इज टू मच। सिमिलरली थॉट लेवल पे बहुत सारे थॉट आपके दिमाग में फटाफट इधर से उधर शफल होते हैं। थॉट की एक्टिविटी को, थॉट का जो ओवर एक्टिविटी है इसको हम कॉम्प्रिहेंशन में भी, या जब हम एकेडमिक्स की बात करेंगे तो उसमें देखेंगे कि अगर हमने कोई कंपोजिशन करना है, कोई एसे राइटिंग करना है या कोई स्टोरी राइटिंग करना है, तो उसमें भी हमें अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत होती है। तो अगर थॉट ही बहुत स्पीड से आए जा रहे हैं आपके दिमाग में तो यू विल नॉट बी एबल टू कंसंट्रेट ऑन वन थॉट। तो इनके जो विचार हैं वो भी बहुत ज़्यादा इनके दिमाग की जो एक्टिविटी है उस चीज़ में है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं कहूँ, सिम्टम एक्सप्लेन करने के लिए अगर हम एग्जाम्पल लें कि हम बात करें, मान लीजिए जर्नी बाय ट्रेन की, बड़ा कॉमन एग्जाम्पल है, आमतौर पे छोटे बच्चों में भी हम कंपोजिशन करवाते हैं। अब जर्नी बाय ट्रेन के लिए आपको हाउ यू ट्रेवल बाय ट्रेन इसके ऊपर कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है, लेकिन ये लोग जर्नी बाय ट्रेन पे जाने के बजाय जर्नी, then they will say I made a journey by ship and ships are made up of iron and iron you get from iron ore। आयरन ओर की जो खदानें हैं वो तो भिलाई में है, या इस तरह से इनका जो थॉट है वो अपने मुद्दे से हटके कहीं और चला जाता है, राइट। सो दैट मे बी ड्यू टू ओवर एक्टिविटी ऑफ थॉट। फायदा ये है कि ये कम समय में बहुत वैरायटी के थॉट्स इनके दिमाग में आते हैं। अच्छा भी है, ऐसा नहीं है कि ADHD बुरा ही होता है, हम अभी बात करेंगे कि ADHD इज गुड ऑल्सो। सो दे आर एबल टू थिंक एट मैनी डिफरेंट लेवल्स। लेकिन अगर ये डिसऑर्गेनाइज्ड भी हैं थॉट, तो देन दिस ओवर एक्टिविटी में बी ए डिस्टर्बिंग फीचर। सिमिलरली इम्पल्सिविटी में हमने ये भी तीनों लेवल पे हो सकता है, वर्बल लेवल पे, थॉट पे और फिजिकल लेवल पे। इम्पल्सिविटी मतलब बिना सोचे समझे तुरंत फुरत डिसीजन लेना या कम समय में बहुत सारे डिसीजंस लेना। सो इम्पल्सिविटी में अगर आप देखेंगे, वर्बल इम्पल्सिविटी आपको नजर आएगी कि ये दूसरे की बात को काटते बहुत है, अपनी बात कहने की बहुत हड़बड़ाहट होती है, बहुत जल्दी बोलने की आदत होती है इनको,
सो बिकॉज ऑफ दैट दे इंटरप्ट, दूसरों को बहुत इंटरप्ट करेंगे। और दूसरा आप देखेंगे कि इनका जो आंसर देने का स्पीड है वो बहुत तेज होता है, क्वेश्चन पूरा नहीं होता एंड दे विल ब्लर्ट आउट आंसर, बिना सवाल पूरा सुनेंगे नहीं, सुनने जितना पेशेंस नहीं, दूसरे की बात को काट देंगे, बीच में अपनी बात करनी शुरू कर। ये चीज़ें आप इंटरव्यू के समय पे देखते हैं कि आपका सवाल सुने बिना ही जो कैंडिडेट है आपको जवाब देना शुरू करे। बच्चों में भी देखते हैं कि दूसरे की बात को सुनते नहीं हैं और अपनी बात को कहना शुरू कर देते हैं। सिमिलरली इम्पल्सिविटी जो है ये हमें थॉट लेवल पे भी नजर, बहुत जल्दी डिसीजन लेते हैं, क्विक डिसीजंस लेने की इनकी हैबिट कह लीजिए, या आप कह लें कि ये इनका नुकसान देने वाला हैबिट है। किसी भी चीज़ के बारे में बहुत तुरंत डिसीजन ले लेंगे, कोई चीज़ देखी तुरंत खरीद ली, किसी ने पैसे मांगे तुरंत दे दिए। तो ऐसे लोग मनी को मैनेज नहीं कर पाते। इनका जो आम दुनियावी जो कार्य हैं उसमें हमें सोच के किसी काम के बारे में डिसीजन लेने की ज़रूरत होती है, लेकिन इनकी जो इम्पल्सिविटी है इनको क्विक डिसीजन लेने पे आमादा कर देती है। सो बिकॉज ऑफ दैट दे मे गो इनटू डेट्स वेरी सून। मुझे याद है कि हमने एक इंडिविजुअल को डेट के कारण से आइडेंटिफाई हुआ कि उसमें ADHD। समवन अप्रोच्ड मी कि उसको प्रॉब्लम क्या थी कि मैं डेट्स बहुत लेता हूँ, मैं पैसे उधार देता हूँ, लोग मेरे पैसे वापस नहीं करते और मैं भी भूल जाता हूँ कि मैंने किसी को पैसे दिए हुए हैं, और खुद मेरे ऊपर बहुत सारी अननेसेसरी चीज़ें मैं खरीद लेता हूँ, मेरे से कंट्रोल नहीं होता। तो वहाँ से आइडेंटिफाई हुआ दैट ही इज ADHD। तो कई बार ऐसा होता है कि लाइफ में ये जो क्विक डिसीजन लेने की आप इसको खासियत कहें या कमजोरी कहें, जिससे आपको बहुत नुकसान हो सकता है। तो ये हो गए हमारे अच्छा फिजिकल लेवल पे इम्पल्सिविटी कैसे नजर आती है हमें। आमतौर पे हम सड़क क्रॉस करते हैं, दोनों तरफ देखते हैं, इधर उधर दोनों तरफ देख के फिर हम सड़क को क्रॉस करते हैं, लेकिन इनकी फिजिकल इम्पल्सिविटी बहुत है, बहुत जल्दी निकलने की होती है। तो इसकी वजह से इनको ट्रैफिक में बहुत समस्या आती है, बहुत इनके चालान होते हैं, क्योंकि ट्रैफिक में अब क्या होता है, आपको रूल्स नज़र में रखने पड़ते हैं। स्पीड लिमिट्स हैं या रेड लाइट पे आपको रुकना होता है या नियमों के अनुसार आपको किसी से आगे निकलना होता है, लेकिन इनकी इम्पल्सिविटी फिजिकल लेवल पे वहाँ इनको तंग करती है कि ये दूसरे से आगे निकलने की होड़ में हो जाते हैं। सो बिकॉज ऑफ दैट ट्रैफिक लाइट पे रुक नहीं पाते, सिग्नल तोड़ के चले जाते हैं, तो इसलिए इनको एक्सीडेंट्स बहुत होते हैं, इनके चालान बहुत होते हैं, है ना। और वैसे भी हम देखते हैं कि ये जो ADHD है इसमें ब्रेन का डेवलपमेंट इज डिलेड बाय 3 years, लगभग 3 साल कमतर आप समझ सकते हैं कि इनके ब्रेन की एग्जीक्यूटिव फंक्शंस में स्पेशली, तो जो एग्जीक्यूटिव फंक्शंस है वो इनके कम से कम 3 साल डिलेड हैं। एग्जीक्यूटिव फंक्शंस क्या हैं? जो आपकी डिसीजन मेकिंग है, जो आपका प्रायोरिटाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, दीज आर एग्जीक्यूटिव फंक्शंस। तो वो 3 साल डिले है। तो आप समझिए कि जो 18 साल का बच्चा है असल में वो उसका मेंटल लेवल एग्जीक्यूटिव फंक्शंस में कितना है, वो 15 साल के बराबर है। तो आप समझिए 15 साल के बच्चे को आपने ट्रैफिक का मोटर व्हीकल का आपने उसको लाइसेंस दे दिया, तो एक तो उसके एग्जीक्यूटिव फंक्शंस बहुत पुअर हैं, दूसरा इम्पल्सिविटी है। सो बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो इन लोगों के ट्रैफिक में चालान बहुत होते हैं, और ऊपर से इनकी हाइपर एक्टिविटी और इनका इनअटेंटिव बिहेवियर, अगर कोई कंबाइंड टाइप है तब तो बहुत दिक्कत होने वाली है, क्योंकि रूल भूल जाएंगे और फटाफट आगे निकलने की कोशिश करेंगे, हाइपर एक्टिव है, ओवर स्पीडिंग करेंगे, अपने लिए भी डेंजर और दूसरों के लिए भी डेंजर हो सकते हैं। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जो कि हमें डेली लाइफ में नज़र आते हैं।
अब अगर हम चाइल्डहुड और अडल्ट की बात करें तो अगर कंबाइंड टाइप है तो ये सारे सिम्टम आपस में मिलके बहुत धमाचौकड़ी मचाते हैं। सो बिकॉज ऑफ दैट इनके कॉग्निटिव बिहेवियर में, इनका जो नॉर्मल डे टू डे इमोशनल बिहेवियर है या सोशल बिहेवियर है उसमें, और एकेडमिक्स में बहुत प्रॉब्लम देखने में मिलेगा। कॉग्निटिव में नजर आएगा कि ये प्लान नहीं कर पा रहे, प्रायोरिटाइज नहीं कर पा रहे, और ना ही ये बहुत सारे वर्क को ऑर्गेनाइज कर पा रहे, जिसकी वजह से इनके जो कॉग्निटिव फंक्शंस हैं दैट में बी इम्पेयर्ड। और ऊपर से आप देखेंगे कि ये फॉरगेटफुल हैं, फोकस नहीं कर पाते, प्लान नहीं कर पाएंगे, प्रायोरिटाइज नहीं कर सकते चीज़ों को, तो जिससे इनके दिमागी या सोच समझ के करने वाले कामों में इनको बहुत प्रॉब्लम आएगा। आप देखेंगे कि इनके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अनफिनिश्ड होते हैं। बच्चे हैं तो बचपन में स्कूल के जो प्रोजेक्ट हैं या बहुत सारे इनके होमवर्क्स दे विल बी अनफिनिश्ड, इनके कोई प्रोजेक्ट्स होंगे वो अनफिनिश्ड होंगे। अगर बड़े हैं तो बड़ों में भी दे विल बी हैविंग मैनी projects which they have started but they fail because they are not able to organize them well। और इसकी वजह से इनको इस तरह के जो आपका जो प्रोफेशन है उसमें भी कई समस्याएं आती हैं। ये लोग एक जॉब पे टिक नहीं पाते क्योंकि इम्पल्सिव होते हैं, तो जॉब बहुत शिफ्ट करते हैं, या खुद करते हैं या करने के लिए बोल दिया जाता है। लाइफ में बहुत लीडरशिप पोजीशन पे आप देखेंगे ये लोग नहीं पहुंच पाते। क्यों? क्योंकि लीडरशिप पोजीशन पे जाके आपको प्लानिंग और प्रायोरिटाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है। अगर बन भी जाएंगे लीडर तो मे बी बिकॉज ऑफ सर्टन कोई ऐसा कोई चांस हो गया जिसमें इनको लीडरशिप एबिलिटी दिखाने का मौका मिल गया, तो हो सकता है कहीं ये लीडरशिप में चले जाएं। लेकिन जो हम कहते हैं लीडर्स आर मेड, तो फॉर मेकिंग देम ए लीडर में बहुत प्रॉब्लम आ सकता है क्योंकि इनमें ये एबिलिटीज आसानी से डेवलप नहीं की जा सकती। बिहेवियर में हम देखते हैं कि इनको पीयर प्रेशर में मैनेज करने में बहुत प्रॉब्लम आता है। आमतौर पे ये लोग दोस्त नहीं बना पाते और बड़े हो जाते हैं, बचपन में प्रॉब्लम आएगा दोस्त बनाने में, बड़े हो जाएंगे तो प्रॉब्लम आएगा रिलेशनशिप्स को मेंटेन करने में। और क्योंकि ये इम्पल्सिव होते हैं तो इसलिए ये बड़ी जल्दी रिलेशनशिप में जाते हैं और बड़ी जल्दी रिलेशनशिप से निकल आते हैं। इनमें एम्पैथी भी नहीं होती क्योंकि ये दूसरों की फीलिंग्स को समझ नहीं पाते। अब रिलेशनशिप एक ऐसी चीज़ है जिसमें इट इज़ ए गिव एंड टेक टाइप ऑफ एसोसिएशन। आप दूसरे की इमोशन को समझेंगे नहीं, अपनी ही बात को थोपने की कोशिश करेंगे। यू आर गेटिंग सो मच ऑफ सपोर्ट इन दीज फंक्शंस, लेकिन बदले में आप उसके प्रति कोई रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर नहीं शो कर पा रहे, तो आपको रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आएगा। तो यूजली आप देखेंगे कि बिहेवियर में ये लोग नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटीज में डेवलप हो सकते हैं। इनके लिए अपने आप को ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानना एक हैबिट हो जाता है। कारण कई बार हम देखते हैं कि ये जो सिम्टम्स हैं ये फैमिली इनको मास्क कर देती है, आउट ऑफ लव, आउट ऑफ अफेक्शन कह लीजिए। बच्चा खुद ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहा अपने वर्क को, मदर्स उसके काम को ऑर्गेनाइज कर देती हैं। बड़े हो जाते हैं तो गर्लफ्रेंड्स कर देती हैं, बाद में स्पाउस कर देते हैं। तो उसकी वजह से दे गेट डिपेंडेंट अपॉन देम और इनके लिए अपनी जो इमोशंस हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहती हैं। तो पर्सनैलिटी बिहेवियर में हम देखें, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटीज़ में, तो पॉसिबिलिटी है कि ADHD पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो जाए, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम जो है वो आएगी। सो बिकॉज ऑफ दिस आप देखेंगे कि नार्सिसिस्ट के साथ ADHD का थोड़ा
लिंक आपको मिलेगा। अब हम बात करेंगे एकेडमिक्स की, जो हम टीचर्स का सबसे बड़ा एरिया ऑफ कंसर्न है। एकेडमिक्स में आप देखेंगे इन सब सिम्टम्स की वजह से आप एकेडमिक्स में फील करेंगे दैट लर्नर इज पुअर इन मैथमेटिक्स एंड लैंग्वेजेस। अब कारण इसमें आपको इन्हीं सिम्टम में से नजर आएगा। मैथमेटिक्स जिसमें हमें शॉर्ट टर्म मेमोरी की बहुत ज़रूरत होती है, फॉर्मूले याद करने हैं, इंस्ट्रक्शंस को लर्न करने की ज़रूरत होती है, स्टेप बाय स्टेप आपने क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। मैथमेटिक्स में डिटेल बहुत ज़रूरी है, आपको ध्यान देना पड़ता है हर काम के ऊपर कि क्या फिगर लिखी है, क्या पूछा गया है, क्या फाइंड आउट करना है। अब ये तीनों चीज़ें इनकी फॉरगेटफुल है और हो सकता है ये डिस्ट्रैक्टेड भी हों। तो जहाँ पर भी मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट में जहाँ पर बहुत ऑर्गेनाइज्ड वर्क की ज़रूरत है, यू विल फाइंड दैट दे आर लैकिंग इन दिस एंड इट मे डेवलप इनटू ए लर्निंग डिसेबिलिटी। सिमिलरली लैंग्वेजेस में भी, लैंग्वेजेस में अब हमको लगता है, कई बार हम बड़ों को लगता है कि लिखना बहुत आसान काम है, लेकिन लिखना बहुत डिफ़िकल्ट हो सकता है किसी के लिए अगर आप अपने वर्क को मैनेज नहीं कर पा रहे। तो कितने मार्जिन पे लिखना है, स्मॉल और कैपिटल अल्फ़ाबेट में कई बार बहुत माइन्यूट डिफरेंस होता है, छोटा डिफरेंस होता है, जैसे सी और ई है, तो ये डिफरेंस को ये फाइंड आउट नहीं कर पाते बिकॉज दे डोंट पे अटेंशन टू द डिटेल्स। फिर अपने थॉट को ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते, तो कंपोजिशन करनी होगी या कॉम्प्रिहेंशन करना होगा। इसमें दे विल बी पुअर। कोई भी आप स्टोरी पढ़ते हैं या नॉवल पढ़ते हैं, उसमें आपको सस्टेन्ड अटेंशन की ज़रूरत होती है। आप देखेंगे कि ADHD वाले आमतौर पे फोकस्ड वर्क को अवॉइड करते हैं। आमतौर पे आपको ADHD के लोग मिलेंगे जो कहेंगे मेरे को नहीं पढ़ना पसंद, आई डोंट वांट टू रीड। आई डोंट वांट टू रीड मे बी ए वे ऑफ सेइंग आई कैन नॉट रीड। इट मे बी a masked way of saying that I cannot read। मैं लंबी मेल्स नहीं पढ़ सकता, मैं लंबे लेसन्स नहीं पढ़ सकता, नॉवेल्स नहीं पढ़ सकता, बुक रीडिंग मेरे को पसंद ही नहीं है। क्यों पसंद नहीं है? क्योंकि उसमें हमें कंटेंट को आगे से आगे याद रखने की ज़रूरत होती है। आप नॉवल का एक चैप्टर पढ़ते हैं, उसका अगले चैप्टर के साथ लिंक होता है। अगर आप वो लिंक को मेंटेन नहीं कर पाते देन यू विल नॉट बी एबल टू डू द कॉम्प्रिहेंशन। सिमिलरली अगर आपका थॉट ऑर्गेनाइज नहीं है, यू विल नॉट बी एबल टू कंपोज पोएम और स्टोरी और यू विल नॉट बी एबल टू राइट बिगर आर्टिकल्स। तो ऐसी प्रॉब्लम्स आपको लैंग्वेजेस में मिलेंगी। तो आमतौर पे एकेडमिक्स में इनकी लर्निंग डिसेबिलिटी डेवलप हो सकती है इन लैंग्वेजेस एंड मैथमेटिक्स। तो ये कुछ बातें हो गई हमारी जो हमें बचपन में और एडल्टहुड में हमें किस तरह से सिम्टम्स अलग अलग वेरी होके हमको नज़र आते हैं। मैं फिर इस बात के ऊपर स्ट्रेस करूँगी कि आप ये कैटेगरी ध्यान में रखिए। मैं कहूँ कि बच्चा पेन टिक टिक करता है तो हाइपर एक्टिविटी है, तो दैट विल बी रॉन्ग, क्योंकि हो सकता है आपका बच्चा पेन के साथ ऐसे पेन के साथ लिखता ही नहीं है जो टिक टिक करता हो। सो डिपेंडिंग ऑन दैट वो पेन नहीं टिक टिकाएगा तो पेंसिल के साथ ठक 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 करेगा या इस तरह का कोई हैबिट करेगा। एंड बहुत बार हम क्या देखेंगे कि हर बच्चे में सारे सिम्टम्स नज़र नहीं आते। ये नहीं आप कहेंगे कि सारे सिम्टम एक में होंगे, किसी में कोई सिम्टम ज़्यादा, किसी में कम, एज के अनुसार, इन्वायरमेंट के अनुसार, और उसने कितना मास्क करना सीख लिया है या उसको कितनी स्कैफोल्डिंग मिल रही है। स्कैफोल्डिंग क्या होती है? बच्चा खुद नहीं खड़ा हो पा रहा तो हम उसको सहारा देके खड़ा कर देते हैं। तो पेरेंट्स, टीचर्स, स्पाउस, सिबलिंग्स, सबॉर्डिनेट्स एंड इवन बॉसेस,
they give additional support to these people. So because of that इनके ये जो symptoms हैं वो आपको नज़र नहीं आते, लेकिन जब भी वो स्कैफोल्डिंग हटेगा या कोई कारण हो गया जिसमें जो सपोर्ट करने वाला इंडिविजुअल है वो उस तरह से सपोर्ट नहीं कर पा रहा, देन यू विल सी दैट दीज सिम्टम्स विल अराइज। तो ये एक क्वेश्चन था मेरे पास कि ऐसा क्यों होता है कि सिम्टम चाइल्डहुड में भी होते हैं लेकिन हमें अडल्टहुड तक नज़र नहीं आते। जैसे अभी मैंने बात करी कि एक एग्जाम्पल के तौर पे कि हमें सिम्टम कब डायग्नोज हुए, जब वो बंदा डेथ्स में फंस गया, प्रॉब्लम उसको और कहीं नहीं आई लाइफ में, उसको अपनी तरफ से प्रॉब्लम ये है कि मेरे ऊपर उधार बहुत चढ़ रहे, लोग मेरा पैसा वापस नहीं दे रहे और मेरे से मांगने वाले बहुत हो गए। तो ये जो स्कैफोल्डिंग है दैट इज ए मेजर रीजन फॉर हाइडिंग दीज सिम्टम्स। कभी कोई इंडिविजुअल घर में रह रहा है तो माँ ये सब काम आउट ऑफ लव करके दे सकती है। कोई कारण हो गया जिसकी वजह से बच्चे को हॉस्टल में जाना है, या किसी वजह से मदर इस पोजीशन में नहीं रही कि वो स्कैफोल्डिंग दे सके, डेथ हो गई या किसी दूसरे शहर में शिफ्ट हो गए या बच्चा हॉस्टल में शिफ्ट हो गया, देन दिस स्कैफोल्डिंग विल बी रिमूव्ड एंड बिकॉज ऑफ दैट इमीडिएटली वो सिम्टम्स नज़र आने शुरू हो जाते हैं। तो इसी के कारण कई बार बच्चे डायग्नोज नहीं होते, और हो भी सकता है कि पहले ये स्कैफोल्डिंग मदर करके दे रही थी, अब उसके बाद सिबलिंग आ गए, सिबलिंग के बाद स्पाउस आ गया, तो कई बार ये जो सिम्टम हैं वो छुपे रह जाते हैं। फिर उसके बाद सिम्टम कब नज़र आते हैं, जब इंडिविजुअल खुद ऑब्जर्व करता है, खुद अपने आप को फील करता है कि हाँ भाई मैं अपने काम को ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहा, बाकी लोग इस काम को कर पा रहे हैं, मैं लीडरशिप पोजीशन पे नहीं जा रहा, बाकी सब प्रमोट होके लीडर हो गए, मैं यहीं पे फंस गया, मैं एक ही तरह के कामों को करे जा रहा हूँ, मैं एक ही जॉब को 10 जगह पे 20 साल से कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैं अपने जॉब प्रोफाइल देखता हूँ सो दैट इज सेम वर्क डूइंग एट डूइंग इन डिफरेंट कंपनीज बट द वर्क इज सेम, उनका होराइजन नहीं बढ़ता, उनका जो वर्क का जो एरिया है वो नहीं बढ़ता, तो उनको ये फील होता है कि मेरे में कहाँ इम्प्रूवमेंट का स्कोप है, देन दे स्टार्ट डायग्नोजिंग एंड प्रोबेबली दे रीच सम साइकेट्रिक और दे रीच सम साइकोलॉजिस्ट, या खुद अपने आप को अवेयर करते हैं, खुद उनको जानकारी हो जाती है कि मेरे में ये सिम्टम्स हैं, then they are diagnosed for ADHD. So this is one of the reason कि इतने सिम्टम होने के बावजूद भी ADHD छुपा रह जाता है। तो अभी हम बात करेंगे कि अगर सिम्टम से डायग्नोज हो गया तो डायग्नोसिस कैसे होता है और डायग्नोसिस होने के बाद ट्रीटमेंट किस तरह से होता है।